कहाँ तक हुआ था लास्ट? हवा की गति, ठीक। ठीक है, तो कल देखे थे हवा की चाल का विभिन्न भौतिक राशियों द्वारा इफेक्ट जो डाला जाता है वो। आगे लिखिएगा, ध्वनि त्वरंग के प्रमुख लक्षण, फीचर्स ऑफ साउंड वेव या साउंड एनर्जी। ध्वनि तरंग के प्रमुख लक्षण, ध्वनि तरंग के प्रमुख लक्षण। पहला लिखिएगा तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता, इंटेंसिटी। लिखिए ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु, कंपनशील वस्तु के कंपन, कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यानी जितना कंपनशील वस्तु में वाइब्रेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये तीव्रता हो गया। नेक्स्ट लिखिए तारत्व, पिच। तारत्व, पिच। तारत्व, पिच। आप लोग भी सुने होंगे बहुत बार, म्यूजिशियन या सिंगर बोलते हैं लो पिच, हाई पिच, फिर उसके टेम्पो बोलते हैं कम करने, हाई करने, सब उसी से रिलेटेड है। लिखिए यह ध्वनि का वह लक्षण है, यह ध्वनि का वह लक्षण है, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर, नहीं, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण मोटी तथा सुरीली ध्वनि, जिसके कारण मोटी तथा सुरीली ध्वनि, मोटी तथा सुरीली ध्वनि में अंतर किया जाता है, जिसके कारण मोटी तथा सुरीली ध्वनि में अंतर किया जाता है। देखिए ये सब जितना है सब किस पे, आवृत्ति पे डिपेंड कर जाता है। कभी मोटी आवाज़ सुनाई देता है, कभी सुरीली आवाज़ सुनाई देता है। तो ये अगर हाई फ्रिक्वेंसी होगा तो हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी होगा तो लो पिच हो जाता है। जैसे
जैसे महिलाओं का क्या होता है पिच, हाई की लो, हाई, इसीलिए उन लोग का आवाज़ थोड़ा सुरीली होता है। और आदमी लोग का क्या होता है, थोड़ा मोटा आवाज़ होता है, तो पिच उन लोग का लो। उसी तरह आप अगर अंतर कीजिएगा तो मच्छर जो कान में भिन भिनाता, मच्छर का क्या होता है पिच, हाई, और शेर जब बोलता है तो लो। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव बनने का चांस होता है कि निम्न में से किसका पिच हाई होगा, किसका पिच लो होगा। तो जो भी आपको सुरीली, जैसे कभी कभी हाई पिच जो होता है वो आपको इरिटेशन पैदा कर देता है। जैसे मच्छर कान पे होगा तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन शेर दहाड़ता तो अच्छा लग जाता है, होता है ना। दूर से मतलब सामने में तो दिक्कत है, दूर से ठीक लग जाता है कि अच्छा। तो हाई पिच सुरीली होता है, सुरीली कभी कभी हाँ इरिटेशन कर देता है, लेकिन लो पिच वाला ठीक रहता है। अगर सवाल आएगा तो लड़की लोग का क्या होता है, हाई पिच, इसीलिए उन लोग का आवाज़ सुरीला, और लड़का लोग का लो पिच, आवाज़ थोड़ा भारी मोटा। सेम मच्छर का क्या होगा, हाई पिच, और शेर का लो पिच। तो ये सब आवृत्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन यह ध्वनि का लक्षण है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि सुरीली आवाज़ और मोटी आवाज़ के बीच अंतर कर देते हैं। इसीलिए सब सिंगर लोग क्या बोलते हैं, मेरा पिच के अनुसार टोन सेट करना। सुने होंगे ये सेट दो, ये सेट दो, तो वो लोग का आवाज़ जैसा उस अनुसार सारा इंस्ट्रूमेंट बजे, उस अकॉर्डिंग किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये सब ध्वनि का प्रकृति में आता है। उसके बाद लिखिए पिच के बाद लिखिए गुंता, टिम्बर। एक मिनट लिख दे रहे, एक मिनट। नेक्स्ट लिखिएगा गुंता, गुंता। लिखिए यह ध्वनि का वह लक्षण है, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर समान प्रबलता, समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति, समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति के बीच अंतर किया जाता है। समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति के बीच अंतर किया जाता है। समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति के बीच अंतर किया जाता है। देखिए बहुत बार होता है कि सेम ही फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, साउंड आने लगता है, सेम इंटेंसिटी का साउंड आने लगेगा। तो उसमें जब हम लोग को अंतर करना पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, गुणता। जैसे दो बहुत लाउडनेस साउंड आ रहा है तो इसमें साउंड में तो अंतर होगा ना, वो अंतर को पहचानता है कौन सा गुण, तो गुणता। यह एक तरह का तीक्ष्ण आवाज़ और सुरीली आवाज़ का संयोजन भी हो जाता है कभी कभी। उसके बीच से आपको पता करना पड़ता है कि कौन सा कितना आवृत्ति का साउंड है, कौन सा कम आवृत्ति का साउंड है। तो अगर इस तरह का आएगा तो उसको, उस गुण को क्या बोलते हैं, गुणता। यानी टिम्बरे, कभी कभी टिम्बर ही बोल लेते हैं, तो ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन,
देखिए परावर्तन आप लोग भी जानते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना। जैसे लाइट वस्तु में टकरा रही है, वो लाइट वापस हमारे आँख पास आ रही है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पा रहे हैं, नहीं तो देख नहीं पाते। उसी तरह साउंड बहुत बार होता है कि टकरा के हम लोग पास आता है, तो टकरा के आता है तो आप सुन पाते हैं। जैसे बाहर कोई बात कर रहा है, हम लोग रूम में सुन पाते हैं ना, कभी कभी क्यों सुन पाते हैं? खिड़की दरवाजे से क्या हुआ, टकरा के हमारे कान तक पहुंचा, क्योंकि दीवार क्या है, दीवार उसको रोक देगा, नहीं आने देगा साउंड को। लेकिन साउंड को चाहिए जगह, जैसे जगह मिलेगा, क्योंकि विवर्तन भी होता है इसमें, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, उसके थ्रू खिड़की दरवाज़ा से टकरा के हो सकता है हमारे पास वापस आ जाए। बहुत बार आप देखिएगा कि ऑडिटोरियम में रहेगा तो क्या होगा, आवाज़ टकरा के आपके कानों पर आता है, बहुत बार होता होगा, आप गौर किए होंगे। तो उसी का 2-3 केस होता है। उसी में बन जाता है क्या, इको, प्रतिध्वनि। एगो बन जाता है गूंज। गूंज ऐसा चीज़ होता है जो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है किसका है, लेकिन प्रतिध्वनि आपको एग्जैक्ट सुनाई देने लगेगा। जैसे माइक में बहुत बार बोला जाता है ना, हेलो हेलो हेलो, तो कितना 3-4 बार हो जाता है, वो प्रतिध्वनि है। तो जब भी साउंड किसी वस्तु से टकरा के हमारे कानों पे आती है तो वो परावर्तन ही होगा। जैसे लाइट में सेम इसी में होगा, बस इसका कंडीशन अलग अलग और भी होता है। जैसे इको को इसमें आएगा, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जाती है, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो ऐसी घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसी घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसी घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे लाइट में होता था, सेम यही चीज़ है। हाँ, लेकिन अब ये है कि आपको परावर्तक सतह नहीं मिला। जैसे यहाँ पे परावर्तक सतह है, नहीं है, हम जो बोल रहे डायरेक्ट आप सुन पा रहे हैं। अगर यहाँ पे परावर्तक सतह होता तो हम बोलते और यही चीज़ वापस हमारे कानों पे आता, तो इसी को बोलेंगे परावर्तन। जैसे लाइट में होता था, सेम है, यहाँ से कोई बोला, टकरा के फिर इसी मीडियम में वापस आना चाहिए, अलग मीडियम नहीं जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। अब उसी में आगे नहीं लिखिएगा, ऐसा ही टॉपिक दीजिएगा, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, इको, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, इको, ECHO, इको। ठीक है, ये किसका एप्लीकेशन हो गया, ध्वनि का परावर्तन का। लेकिन चूंकि ये भी एक क्या है, ध्वनि का गुण है, प्रकृति है, तो इसको लिखते हैं। लिखिए, प्रतिध्वनि एक परावर्तित ध्वनि है। प्रतिध्वनि एक परावर्तित ध्वनि है। प्रतिध्वनि एक परावर्तित, रिफ्लेक्टेड साउंड है। परावर्तित ध्वनि है जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है, जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है। जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह,
श्रोता यानी लिसनर जो सुनेगा, ऑब्जर्वर, और परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड एरिया या वॉल। परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर परावर्तक सतह है, कोई अच्छा परावर्तक सतह है, और जो बोल रहा है परावर्तक सतह के बीच कितना 17 मीटर का अगर दूरी होगा, तो हम जो बोल रहे हैं वो टकरा के हमको सुस्पष्ट सुनाई देगा, ठीक है, एकदम स्पष्ट कि हम क्या बोले वही चीज़ हमको वापस हो जाएगा। और बोला जाता है इसे समय लगना चाहिए कितना, 0.1 सेकेंड का, यानी 1/10 सेकेंड जाने में, 1/10 सेकेंड आने में, तो उतना समय लगेगा तो स्पष्ट सुनाई देगा। लेकिन अगर जो हम लोग वो पहाड़ पे चढ़ के घाटी में चलाते हैं तो वो प्रतिध्वनि नहीं है, क्योंकि 17 मीटर से वो दूर है, वो क्या हो जाता है, गूंज, ठीक है, वो गूंज हो जाता है। ये प्रतिध्वनि का बात हो रहा है, और ये किसके कारण होता है, ध्वनि का परावर्तन। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इको यानी प्रतिध्वनि किस कारण होता है, तो ध्वनि का परावर्तन के कारण। और बहुत बार पूछा जाता है स्पष्ट इको सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 17 मीटर, ये याद रखिएगा। अच्छा, जो पिच लिखे थे उसमें अगर लिखना होगा तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, मतलब महिलाओं का और मच्छर का पिच हाई होता है, खास का ही पूछता, सबका नहीं पूछेगा, सबका अलग अलग है। और व्यक्ति का, मतलब आदमी का और शेर का पिच लो होता है, इसीलिए आवाज़ में अंतर होता है। तो बहुत बार पूछ देगा निम्न में से किसका पिच हाई होता है, ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको टिक मारना होगा। बहुत बार पूछेगा किसका पिच लो होता है, उसमें आपको टिक मारना होगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिए अनुरणन, रिवर्बरेशन, अनुरणन। अनुरणन, रिवर्बरेशन, अनुरणन, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, REVER, अब ठीक है, अरे इनके से हम क्या कर रहे हैं, REVERBERATION, रिवर्बरेशन, अनुरणन। देखिए ये क्या चीज़ है कि जब बहुत बार होता है प्रतिध्वनि फुलफिल नहीं हो पाता, तो वो बदल जाता है इसी में। जैसे आप कभी किसी हॉल में घुसिएगा तो साउंड तुरंत बंद नहीं होता है, 2-3 सेकंड ये बाद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं अनुरणन प्रक्रिया। इसमें लिखिए किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी ध्वनि एकदम बंद नहीं होती, ध्वनि एकदम बंद नहीं होती। ध्वनि एकदम बंद नहीं होती, बल्कि ध्वनि एकदम बंद नहीं होती, बल्कि परावर्तन के कारण कुछ समय तक सुनाई देती है, बल्कि परावर्तन के कारण कुछ समय तक सुनाई देती है। ऐसी घटना को अनुरणन कहते हैं। बल्कि कुछ समय तक सुनाई देती है, ऐसी घटना को अनुरणन कहते हैं।
ऐसी घटना को अनुरणन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हॉल है, हम बोले तो देखिए अचानक आवाज़ बहुत बार शांत नहीं होगा, क्योंकि जो आवाज़ निकला वो इस दीवार से टकराया, इस दीवार से टकराया, यहाँ से टकराया, छत से टकराया, तो टकरा के वो घूमते रह रहा, जिस कारण आप अगर ध्वनि स्रोत को बंद भी कर देंगे तो अचानक ध्वनि बंद नहीं होगा, क्योंकि टकराने लग रहा, इसीलिए परावर्तन बार बार हो रहा है। वही चीज़ आप जब घाटी पे चिल्लाते हैं तो क्या होता, आप चिल्लाए, इस पहाड़ से टकराया, इस पहाड़ से टकराया, यहाँ से टकराया, तो वो क्या हो जाता, गूंज तुरंत ख़त्म नहीं होता, आपका 2-3 सेकंड बाद भी, आप तो चिल्लाना बंद कर दिए लेकिन फिर भी सुनाई देता है ना, तो कारण यही है। और इको में क्या हो जाता है कि इको एक खास कंडीशन है, अगर 17 मीटर का डिस्टेंस नहीं मिला तो वो इको नहीं होगा। और दूसरा इको में क्या है, आप जो बोले एकदम स्पष्ट सुनाई दे देगा, आप जैसे बोले प्रतिध्वनि तो वहाँ भी प्रतिध्वनि आपको तुरंत सुनाई देगा, क्योंकि 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए जब ऑडिटोरियम ये सब बनता है या हॉल बनता है तो इको, अनुरणन, ये सब का खास ध्यान रखा जाता है कि अगर ऐसा ना बना दे कि हम लोग का जो भी बोल रहे प्रतिध्वनि हो जा रहा है, या ऐसा ना हो रहा खाली अनुरणन हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारा कंडीशन देख के बनाया जाता है, तब परफेक्ट ऑडिटोरियम बनता है। नहीं तो आप जो काम चला ऑडिटोरियम है, देखिए आपको पता ही नहीं चलता। बहुत बार आप लोग भी सुने होंगे, स्पीकर बज रहा है लेकिन गाना स्पष्ट नहीं पता चल रहा बज क्या रहा है। जब तक आप स्पीकर के निकट नहीं जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं महसूस किया है? कारण यही सब है, क्योंकि अनुरणन हो जा रहा, गाना बजा, अब वो चारों तरफ से टकराते जा रहा, तो आपको पता ही नहीं चल रहा बज क्या रहा है। बहुत बार आपको ये होता है, आप पीछे बैठे होंगे तो साउंड आगे बढ़ रहा है, आपको पीछे का बात, मतलब साउंड बढ़ते जा रहा है, आपको धीरे से सुना, पीछे वाला सुनाई देगा। यानी अगर कोई म्यूज़िक बज रहा है, उसमें म्यूजिक एक्चुअली पहुंच गया 5 सेकंड में, लेकिन आपका सुनाई देगा 3 सेकंड वाला म्यूज़िक। गाना पता चला बंद हो गया लेकिन आपको पीछे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे ही रहा है। सब किसके कारण हो जाता है? अनुरणन। तो इसीलिए ऑडिटोरियम ये सब जो बनता है वो सब देख के बनता है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब आप कभी भी एग्जैक्ट म्यूजिकल शो या भाषण नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जैसे होगा वो क्या हो जाएगा, गूंज हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये सब किसके कारण होता है? ध्वनि का परावर्तन। जैसे ध्वनि प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद लिखिए ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का अपवर्तन, नेक्स्ट, ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। लिखिए, ये भी वही चीज़ है जैसे क्या था, प्रकाश का परावर्तन एक मीडियम से क्या हो जा रहा था, ये पार हो जा रहा था। तो जैसे डेंसर से हाइयर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो वही सब, वो तो लाइट में था, इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब ध्वनि पार हो जा रहा है तब क्या होता है उसके बारे में। ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से, ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका पथ विचलित होता है। ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका पथ विचलित होता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका पथ विचलित होता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे लाइट में होता था, एक माध्यम से छोड़ के दूसरे माध्यम में जाती है, तभी अपवर्तन का नियम होता था। यानी अगर ऐसे भी बनाए, ये क्या था, अभिलंब, यहाँ पहला सघन या विरल जो भी लीजिए, अगर सघन विरल लिए है, सघन में जा रहा तो क्या होता था, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता था। और वही उल्टा हो जाएगा, जब विरल से सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी। तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रकाश गया,
विचलन हो गया पथ का। सेम चीज़ किस में होता है? ध्वनि में। ध्वनि में भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है, यानी जो रास्ता है उसका रास्ता बदल जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसी को बोलेंगे ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब इसके आगे लिखिएगा अनुनाद, रिजोनेंस, रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद, रेजोनेंस लिखिए। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर, किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है, तो वह वस्तु अधिकतम आयाम से कंपन करती है। अधिकतम आयाम से कंपन करती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। यानी सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ टू बॉडी, यानी दो वस्तुओं की जब स्वाभाविक आवृत्ति मैच कर जाती है तो वो क्या होता है? ज़्यादा आयाम के साथ, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ कंपन करने लगता है। इसे ही क्या करते हैं? अनुनाद। जैसे आप लोग कभी गौर किए हैं, बहुत बार साउंड बज रहा है, आप वहाँ पे खड़ा रहिए तो आपका शर्ट हिलने लगेगा, बाल हिलने लगेगा, हिलता है। कारण क्या हो गया? जो वहाँ से आवृत्ति निकल रही है वो आपका शर्ट, आपका बाल का आवृत्ति से मैच कर गया, इसीलिए बिना हिले भी वो हिलने लगता है। आप फिर ये भी कभी गौर किए होंगे, वॉशिंग मशीन चल रहा हो, आप खड़ा रहिए तो देखिए आपका पैंट हिलने लगेगा या शर्ट हिलने लगेगा, कभी गौर कीजिएगा। तो क्या हुआ? जो वॉशिंग मशीन चला, वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ, उससे जो आवृत्ति निकला आपका शर्ट या पैंट के साथ मैच कर गया, इसीलिए आपका पैंट भी हिलने लगा। उसी तरह आप देखिए बहुत बार क्या किया जाता है, मिलिट्री को बोला जाता है कि लोहे का पुल पे परेड ना करे। सुने कभी ये? जब लोहा का पुल समझ रहे हैं ना, नदी पार या नाला पार करने के लिए लोहा का जो पुल बनेगा, लोहा, उसमें क्या होता है बहुत बार जब मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, खास करके परेड, तो परेड में देखिए एक लय में चलता है उन लोग का पैर, आवाज़ करता है तो उससे भी कंपन हुआ, कंपन से क्या हुआ? आवृत्ति निकला। वो आवृत्ति अगर लोहा का जो पुल है उससे मैच कर गया तो क्या होगा? पुल भी अप डाउन करने लगेगा, उसी को बोलते हैं अनुनाद। इसीलिए बहुत बार मिलिट्री लोग को बोला जाता है कि लोहा का परेड में, मतलब लोहा का पुल में परेड ना करें, वो तुरंत क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का भी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच किया तो वो खुद ब खुद कंपन का स्थिति में आ जाएगा। और दूसरा चीज़ है, ये होता क्या है कि जैसे हम दो वस्तु लिए, कंपनमान वस्तु, दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, ये आयाम अलग चीज़ है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया तो ये कैसे वाइब्रेट करने लगेगा? दोनों मिलके बहुत हाई, दो का रिजल्टेंट हो जाता है रेजोनेंस, यानी दो को मिल के काम करने लगेगा और ज़्यादा आयाम से कंपन करने लगेगा। इसी को बोलते हैं अनुनाद। जैसे आप इसको सिंपल वे में ऐसे समझिए, एक बल्ब हम जलाएं, रोशनी हुआ, दो बल्ब जला दिए तो अब क्या हुआ? रोशनी बढ़ गया। वही चीज़ है यहाँ, जब
दो वस्तुओं का आवृत्ति मिल जाएगा, दो वस्तुएं सेम आवृत्ति के साथ कंपन करती हैं, तो जो रिजल्टेंट कंपन है वो बहुत ज़्यादा आयाम के साथ कंपन करने लगेगा वस्तु, उसी को बोलते हैं अनुनाद। ठीक है, इसी का अच्छा एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, इसमें तो याद रहेगा ज़्यादा। एग्जाम्पल लिख लीजिए तो 2-4। हाँ लिखिए, लोहे के पुल पर सेना को परेड करने से मना किया जाता है, किसके कारण? अनुनाद के कारण। ठीक है, लोहे के पुल पर सेना को परेड करने से मना किया जाता है। फिर लिखिए, बहुत बार आप देखे होंगे गाड़ी चल रहा है लेकिन उसका दर्पण हिलने लगता है, देखे हैं? वो भी इसी कारण है। बहुत बार व्यू मिरर जो होता है वो हिलता, आप खुद गाड़ी नहीं हिल रहा लेकिन व्यू मिरर हिल जाता है, क्योंकि गाड़ी का फ्रीक्वेंसी और उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। तो लिखिए, गाड़ी का पृष्ठ दर्पण या पार्श्व दर्पण बोलते हैं ना, का कांपना अनुनाद का प्रमाण है। पृष्ठ या पार्श्व दर्पण के क्या बोलेंगे? पीछे देखने वाला को रियर व्यू मिरर जो होता है, समझ रहे हैं ना? गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व दर्पण। मतलब समझ गए ना? बस उसी में लिख लीजिए। ऐसे इंग्लिश में रियर व्यू मिरर बोलते हैं। गाड़ी का पार्श्व दर्पण या पृष्ठ दर्पण का कांपना अनुनाद का प्रमाण है। ठीक, उसके बाद रिमोट से कंट्रोल जिसको भी करते हैं वो क्या है? अनुनाद का कमाल है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कल भी बताए थे, अगर वहाँ 108 हुआ है, आप 108 चलाइएगा तभी होगा। तो दो फ्रीक्वेंसी मैच कराए तब ना बजा, नहीं तो बजेगा नहीं बजेगा। तो ये भी किसका प्रमाण हो गया? अनुनाद का। रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ना, फिर रिमोट से जो हम लोग करते तो रिमोट से कौन सा सिग्नल निकलता है, मतलब कौन सा वेव निकलता है? इंफ्रारेड। ठीक है, रिमोट से जो हम लोग टीवी चलाते हैं इंफ्रारेड निकलता है। तो जो सिग्नल हमको देना है, यानी जो आवृत्ति पकड़ाना है, तो रिमोट से ही कंट्रोल होता है। दोनों का आवृत्ति मिलेगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे आप लोग देखिएगा, अभी मोबाइल में भी आप लोग का दिया होगा रिमोट सेंसिंग, दिया है ना? अगर इस एसी का रिमोट नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? इससे कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जब आप उसको स्टार्ट कीजिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलाने बोलेगा। आप उसको करते रहिए करते रहिए, एक फ्रीक्वेंसी आएगा जब दोनों मैच करेगा तभी काम करेगा, नहीं तो उसके अलावा नहीं कर सकता। तो रिमोट में पहले से सेंस डाला हुआ रहता है, यानी प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये चलेगा। अब जैसे ऑन कीजिए, देखिए एसी स्टार्ट हो जाता है और रिमोट आप एक दबाए तुरंत काम करने लगा, दो दबाए कम हो गया, तेज हो गया। लेकिन मोबाइल के लिए आपको सेट करना होगा फ्रीक्वेंसी, कभी नहीं किए होंगे तो कभी करके देखिएगा। ठीक है, जाइएगा उसके पास, अपना मोबाइल में सबका होता है, करिए, देखिए वो आपको सेट करने बोलेगा। आप दबाते रहिए, एक फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? अपने पकड़ लेगा। जैसे आप लोग ये देखें, कभी रेडियो में ऑटोमेटिक पकड़ने के लिए जो अपने से स्कैन करता है, आप स्कैन बटन को दाब दीजिए, वो क्या करेगा? 88 से हम लोग का हर्ट्ज से स्टार्ट होता है जनरली रेडियो में, तो देखिए वो 88 से अपना फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेगा। करते 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 जहाँ पे उसका पकड़ा है, देखिए वहाँ पे आपको बता देगा ये चैनल है। कभी गौर किए है? वो पहला चैनल सेव हो जाता, फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, 108 हर्ट्ज तक जाता है। जितना चैनल मिलेगा सब आपको बता देगा कि ये चैनल है, फिर आपको जो सुनना है वो सुनिए। तो सब किसका उदाहरण है? अनुनाद का। जब दो फ्रीक्वेंसी हम लोग मिलवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनुनाद। ठीक है, फिर आगे लिखिए, ये सब क्या लिखे रहे हम लोग? ध्वनि का प्रकृति। ठीक है, जितना है सब ध्वनि का प्रकृति है। आगे लिखिए, एक आगे लिख लीजिए लाउडनेस, प्रबलता। देखिए कहीं कहीं तीव्रता ही को प्रबलता लिख देता है, इंटेंसिटी भी लिख देता है, लेकिन लाउडनेस
प्रबलता। लिखिए, यह कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यह कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यह कंपन के आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। यह कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ज़्यादा आयाम ज़्यादा प्रबलता देता है, यानी हाई एम्पलीट्यूड हाई लाउडनेस। ज़्यादा आयाम ज़्यादा प्रबलता। फिर देखिए, प्रबलता की इकाई क्या है? प्रबलता की इकाई डेसिबल। डेसिबल, डीबी, कभी सुने हैं? डीबी बहुत बार ऐसे भी लिख देता है, लेकिन डीबी, डेसिबल। आप लोग ये आप कहाँ सुनिएगा बता दे, मतलब सुनिएगा नहीं, देख पाइएगा। जब बड़ा बड़ा बॉक्स लाते हैं, उसके साथ जो मिक्सचर मशीन देता है ना, उस मशीन में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा इतना डेसिबल। और बहुत बार उसमें जो लाइट जलने का रहता है, वो लाइट जलने का एक स्टेज पे रेड ग्रीन रहता है, उसके बाद रेड होने लगता है। कभी गौर कीजिएगा। तो वो जैसे आप इसका प्रबलता बढ़ाइएगा, लाउडनेस, तो क्या हो जाएगा, वो रेड पे चलने जाएगा, यानी रेड पे बहुत ज़्यादा वो भारी आवाज़ हो रहा है। यानी फिर देखिए फटने लगता है आवाज़, जो बोलते हैं ना फट रहा, आवाज़ कम करो, तो सब लाउडनेस पे डेसिबल में इसको नापते हैं। तो आप जब वो मिक्सचर वाला देखिएगा उसका मशीन को, उसमें डेसिबल लिखा हुआ होगा। तो डेसिबल किसका मात्रक है? प्रबलता का। ध्वनि का प्रबलता डेसिबल में। और ओजोन परत का मोटाई डॉप्सन, अलग अलग है। अच्छा, चश्मा का लेंस का यूनिट डायोप्टर। तो तीनों डी से याद रखिएगा, डायोप्टर, डॉप्सन और डेसिबल। तो अलग है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डायोप्टर जब बोलेंगे तो चश्मा का लेंस का पावर, डॉप्सन बोलेंगे तो ओजोन, और डेसिबल बोलेंगे तो ध्वनि का प्रबलता, लाउडनेस। ठीक है। अब देखिए WHO क्या किया है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हम लोग कितना बात में करते हैं, हम लोग लगभग 20 से 30 डेसिबल, 20 से 30, कहीं 30 से 35 भी दिखाता है। ये नॉर्मल हम लोग जो बात करते हैं, इतना डेसिबल हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यही जब 75 डेसिबल हो जाता तो वो क्या हो जाता है, शोर, आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा। उसके बाद WHO उसको डिफाइन किया है कि जब 120 डेसिबल से ज़्यादा साउंड होगा तो वो ह्यूमन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे अभी आप लोग IPL देखते हैं, IPL में दिखाता है साउंड का इंटेंसिटी, दिखाता है ना, डेसिबल में दिखाएगा 116 डेसिबल, यानी जो क्या 128 भी चल जाता, वही बोल रहे। स्टेडियम है, आप धोनी आएगा तो ऑब्वियस है होना ही है, ठीक है। और भी बड़ा बड़ा प्लेयर आता है या छक्का मारता है, देखिए चिल्लाना। तो अब वो क्या है, स्टेडियम, स्टेडियम में पब्लिक बैठे हुए सब एक साथ चिल्ला रहे हैं। तो जब सब चिल्लाते हैं, देखिए आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा क्या चिल्लाया गया, तो वो किस में बदल जाएगा, शोर में। उसी को देखिए बहुत बार आपको दिखाएगा नाप के कितना डेसिबल साउंड गया, तो वो लाउडनेस बताता है कितना सब चिल्लाए हैं, यानी प्रबलता कितना, उसका कितना एम्पलीट्यूड गया, आयाम गया। आयाम अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसी को देखिए 128 दिखा देगा, 116, 120 ये दिखाएगा। लेकिन जब अगर पूरा स्टेडियम ध्वनि ध्वनि चिल्ला रहा है, तब आपको स्पष्ट सुनाई देने लगता है, क्योंकि क्या उस समय शोर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ध्वनि को ही सब चिल्ला दिया। जैसे अगर हम यहाँ बोलेंगे ध्वनि चिल्लाने, तो सब एक साथ चिल्लाएं तो प्रबलता ऑटोमेटिक है बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा। तो भले 130 चल जाए, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई दे देगा। नहीं तो आपको ध्वनि पता ही नहीं चलेगा चिल्लाया क्या। जैसे आप मार्केट भी चल जाइए, एग्जैक्ट कोई पता चल पाता है क्या बात कर रहे हैं। या अभी चलिए आप लोग तो सब, हम लोग सब बड़े हैं, बच्चा का क्लास में चल जाइए तो जो हल्ला करता है पता चलता है, तो टीचर क्या बोलते हैं, मछली बाजार बना दिए, यही ना बोलते हैं। तो क्या है, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये चार अलग बात कर रहे, इन लोग अलग बात कर रहे, वो लोग अलग, और सब तेज बात कर रहे हैं, तो सबको सुनाई दे रहा है। तो वो क्या हो गया, डेसिबल उसका बढ़ गया, शोर में बदल गया। तो WHO 3-4 कैटेगरी बांटा है,
जिसमें कौन हानिकारक है कौन नहीं, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं वही 20-30 डेसिबल पे है तो नॉर्मल है। जैसे जैसे इसका डेसिबल बढ़ाएंगे आपको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए देखिए आजकल मोबाइल में क्या फीचर एक आया है, आप आधा घंटा सुनिए तो बोल लेता है ना ईयरफोन से कि आधा घंटा ज़्यादा सुन लिया अब मत सुनिए, या अपना वॉल्यूम लेवल को 55% से नीचे रखिए। सब इसी के कारण है, क्योंकि आप बहुत तेज़ साउंड जहाँ सुन रहे हैं आपका डेसिबल प्रबलता बढ़ा दिया, वो अगर आप कंटिन्यूसली सुनते रहिएगा तो आपका कान के लिए इफ़ेक्ट कर देगा। इसीलिए आजकल मोबाइल में वो सब डाला गया ताकि ह्यूमन डिजीज़ से बचा जा सके, क्योंकि बहुत सारा डिजीज़ मिल रहा है। लोग क्या हो रहे हैं, सुनने का क्षमता खो दे रहे हैं, यही सब कारण है। तो ये सब है, इसको अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए। WHO जान रहे हैं ना क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कहाँ है मुख्यालय? जेनेवा। WHO ने प्रबलता के आधार पर ध्वनि को निम्न रूप में बांटा है। WHO ने प्रबलता के आधार पर ध्वनि को निम्न वर्गों में या निम्न भागों में बांटा है। निम्न भागों में वर्गों में बांटा है। डैश देख के लिखिए, पहला ए नंबर या पहला जो भी है 30 से 40 डेसिबल, 30 to 40 डेसिबल, 30 to 40 डेसिबल, इसको हेल्दी साउंड बोलते हैं। हेल्दी साउंड को क्या बोलेंगे? स्वास्थ्यवर्धक ध्वनि। हेल्दी साउंड समझ गए ना, जो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। नहीं तो स्वास्थ्यवर्धक ध्वनि इसको तो नहीं बोल सकते। हेल्दी साउंड समझ रहे हैं ना कि अनुकूल ध्वनि, हाँ अनुकूल ध्वनि बोल सकते हैं, मानव के लिए अनुकूल ध्वनि, हेल्दी साउंड, अनुकूल ध्वनि। यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कितना बात कर रहे हैं? 30 से 40, कहीं कहीं 20 से 25, 20 से 30 भी होगा। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि हम जो बात करते हैं वो कितनी प्रबलता से बात करें, तो कहीं कहीं 20 से 30 भी दिखाएगा, 30 से 40 यही रेंज रहेगा, इससे बाहर नहीं देगा। ठीक है। बी नंबर लिखिए 80 से 85 डेसिबल, 80 से 85 डेसिबल, ये हो जाता है नॉइस पॉल्यूशन, यानी शोर, नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का ये मापक हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, इसको समझ गया ना, यानी ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं शोर। अभी देखिए बहुत सारा आजकल तो सब चीज़ का क्या होता है, रैंकिंग मिलता है। भारत का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर अभी रैंकिंग आया है कुछ दिन पहले, दिल्ली तो एयर प्रदूषण में, यूपी का एक शहर है मुरादाबाद। मुरादाबाद क्या है अभी सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर है। मतलब ध्वनि प्रदूषित क्या, वहाँ क्या किया गया ना कि चौक चौराहों पे जब जगह जगह पे ये मापी मशीन लगाया गया, जिससे मापा गया कि कहाँ तक जा रहा है शोर। अब जैसे आप खड़ा हो जाइए चौक पे, तो क्या है चारों तरफ से हॉर्न बज रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेशन लगता है ना। या ऐसे भी देखिए आप कभी पीछे चल रहे, पीछे गाड़ी आ रहा है और हॉर्न बजाते रहता है, अरे जाओ ना यार इधर से, बोलते हैं ना। तो क्या है सब, क्योंकि डेसिबल ज़्यादा, प्रबलता ज़्यादा, आपको हेजिटेशन लगेगा तो ख़राब लगेगा ही, मतलब इरिटेशन लगेगा तो ख़राब लगेगा ही, अरे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसी तरह बहुत चीज़ मापा जाता है। तो अगर 80, इसीलिए हम बोले 75 से एभव जहाँ हो गया वो शोर कहलाने लगेगा, नॉइस। जैसे अगर आप लोग सब यहाँ बात करने लगिए तो हो सकता है लाउडनेस कितना चल जाएगा, 75 प्लस, किसी का भी बात एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन आप एक एक करके बोलिए, देखिए 20 से 30 डेसिबल में बोल रहे हैं, आपको पता चलने लगेगा, हम सब कुछ सुन पाएंगे कौन क्या बोल रहा है। और यही जब 120 प्लस हो जाता है तो क्या बोल जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो सी नंबर लिखिए, 120 डेसिबल से अधिक, 120 डेसिबल से अधिक यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है।
यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है। जो रोग उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए अगर इको है ना, तो इको में आप चित्र बना सकते हैं अगर इच्छा हो तो। यहाँ सोर्स है, यहाँ पे है, तो ये कितना होना चाहिए, टकरा के वापस आ जाएगा, ये होना चाहिए 17 मीटर। तो ऐसा चित्र आप इको में बना सकते हैं कि 17 मीटर अगर हमको डिस्टेंस मिल गया तो वो क्या हो जाता है, प्रतिध्वनि। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। और बाकी इससे पहले जो लिखा है डेसिबल वाला, वो कौन डिसाइड किया है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसी तरह बहुत सारा अलग अलग डाटा भी आता है। बहुत बार हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग का निकल जाए कि नहीं इतना से इतना होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए बहुत गंभीर चीज़ हो जा रहा है कि लोग अपना सुनने का क्षमता खो रहे हैं। कारण मोबाइल का प्रयोग। मोबाइल दिन रात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। उसके बाद ईयरफोन, एक तो ऐसा ही उसमें क्या निकल रहा है, वाइब्रेशन, रेडिएशन निकल रहा है। रेडिएशन निकलने के साथ साथ आप उसको लगातार कान में सुन रहे हैं, तो रेडिएशन ऐसे भी इफेक्ट कर रहा है और कान का सुनने का क्षमता भी जा रहा है। फिर दिमागी बीमारी हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा आजकल क्या हो जा रहा है, चिड़चिड़ापन हो जा रहा है मोबाइल के कारण। तो इसीलिए आजकल मोबाइल में फीचर भी देखिएगा, आधा घंटा आप ब्लूटूथ लगा के सुनिए तो आपको दिखा देता है योर वॉल्यूम लेवल इज़ वेरी हाई, या यू लिसन मोर देन हाफ एन आवर, ऐसे लिख देता है। तो आपको वो इंडिकेटर है कि अब कम कर दीजिए। तो लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं है। कुछ कुछ को तो हम ऐसा देखते हैं कि एनी टाइम ब्लूटूथ रहेगा कान में, मतलब सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट आदमी वही है। इतना बिजी हम पते नहीं चलता है। तो आजकल तो खैर आ भी गया है यहाँ लटका के, ठीक है। अब जो है, या आप ट्रेन में देख लीजिए, ऐसा बात करते रहेगा, पूरा जर्नी बात करते रह जाएगा, पूरा जर्नी, मतलब इतना बिजी है। लेकिन वही सब चीज़ सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो वही शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो आजकल बहुत सारा देखा गया, WHO भी देखा कि क्यों हो रहा है। तो सब किसके कारण हो जा रहा है, ध्वनि। क्योंकि ध्वनि क्या, देखिए प्रकाश में क्या है, प्रकाश जब तेज इंटेंसिटी से आएगा, तेज प्रबलता से आएगा, तो हमारा आँख का कौन उसको मैनेज करता है, पुतली को छोटा बड़ा कर देता है ना, वो किसको, प्रकाश को, रोशनी को कंट्रोल कर देता है। लेकिन कान में वो सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग का सांस लेने में सिस्टम है कि नाक में हमारे क्या है, छोटे छोटे बाल है, एयर है, वो क्या करते हैं, धूल कण को छान देते हैं। तो हम लोग फ्रेश, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो उसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप धूल कण के साथ है तो थोड़ा बहुत धूल कण कम जाएगा। लेकिन आप पूरा धूल में है तो बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आँख में भी क्या है, प्रकाश का इंटेंसिटी को कम बेसी करने के लिए क्या होता है, वो पुतली को छोटा बड़ा किया जा सकता है। कॉर्निया करता है शायद, आइरिस करता है, तो वो कर देता है। लेकिन कान में ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसीलिए कान में अपने से साउंड कम बेसी नहीं हो सकता। जो आप चला दिए वही काम चलेगा, जैसा आपको सुनाई दे रहा वही। इसीलिए बहुत बार आपको लगेगा बहुत तेज़ आवाज़ में साउंड सुनना पसंद होगा, कभी लगेगा नहीं थोड़ा कम करना अच्छा लगता है, तो वही हो जाता है। तो यही किसका कारण हो जाता है, सब प्रबलता, डेसिबल के कारण। ये जैसा आप सुनिएगा उस अनुसार आपका काम करेगा। इसीलिए सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में देखिए एक रेड सिग्नल देने लगता है कि अब नहीं करें, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, स्पीकर फट जाता है, फटता है ना, यही सब कारण है। या आपको आवाज़ एकदम अजीब लगने लगेगा कि कैसा बज रहा है। वही अगर आप सेम एग्जैक्ट इको, एग्जैक्ट बास में चले गए तो देखिए बहुत शानदार साउंड आएगा। अगर गाना में कहीं पे पानी का गिरने का आवाज़ है तो वो भी छन छन आता है, लेकिन वो सब सिस्टम से होगा। अगर आप बस हमको गाना सुनना और बढ़ा दीजिए हम, तो फिर नहीं सुनाई देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जितना इफेक्ट है। आप बहुत बार ये भी सुने होंगे कि बहुत सारा गाना में क्या बोला जाता है, यूज़ ईयरफोन, सुने हैं, उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। आजकल 3D साउंड, 5D साउंड आता है, तो आप ईयरफोन लगाइए तो आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। कभी सुने हैं ये सब गाना,
कभी देखिएगा यूट्यूब इस समय मिल जाएगा जिसे बोलेगा ईयरफोन लगाए, तो उसमें आपको इफेक्ट पता चलेगा गाना का। आप नॉर्मल स्पीकर में, जब बड़ा स्पीकर में पूरा सिस्टम से सुनिएगा तब पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए वो सब क्या हो जाता है, सारा का सारा ध्वनि, क्योंकि ध्वनि हम लोग भी प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में, सुनने में। अगर ये नहीं रहे तो फिर बहुत दिक्कत है, अपना आप अभिव्यक्ति किसी पास कर नहीं पाएंगे, किसी का चीज़ को आप जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसी में ध्वनि का ये सब है। अब उसी के आगे लिखिएगा, ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। लिखिए, जब समान आवृत्ति यानी सेम फ्रीक्वेंसी, जब समान आवृत्ति या आयाम, एम्पलीट्यूड, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को पुनः वितरण हो जाता है, इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी और या सेम एम्पलीट्यूड का जब दो ध्वनि तरंग एक ही बिंदु पे मिल जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके कारण या तो ध्वनि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या अगर अपोजिट फेज में होगा तो एकदम कम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है इस तरह का। देखिए, एक ऐसे जा रहा था ध्वनि तरंग, एक सेम फ्रीक्वेंसी था लेकिन ऐसे चली गया। ये क्या हो गया, दोनों एक फेज में, तो इसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं व्यतिकरण। जैसे अनुनाद टाइप पे पढ़े थे वही चीज़ था, उसमें दो फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा था। यहाँ क्या हो गया, अलग अलग जब एक ही बिंदु पे मिलेगा तो देखिए यहाँ एक बिंदु आसपास मिल रहा है तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी उसका फैलाव हो जाता है। अब इसी में दो चीज़ है, अगर सेम फेज में रहा तो उसको बोलते हैं समपोषी और नीचे वाला रहा तो विषमपोषी। पहले उसको लिख लीजिए, आगे लिखिएगा या एक लाइन छोड़ के। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला यानी फेज, एक ही कला में पहुंचती हैं, तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता, एक ही कला में पहुंचती हैं तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी, तो इसे समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। समपोषी
व्यतिकरण कहते हैं। फुल स्टॉप। यदि दोनों तरंगे, आगे, यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं, यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं यानी अपोजिट फेज में पहुंचेगा तो वहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होती है। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब सेम फेज रहेगा तो ये कंडीशन हो गया। अगर अपोजिट फेज रहा तो एक ध्वनि ऐसे पार हो रहा है, दूसरा ध्वनि देखिए ऐसे पार हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बहुत कम इंटेंसिटी होगा। अभी इसका आयाम ज़्यादा होगा, मान लीजिए इधर ज़्यादा तो बस इतने जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। बस वही है, जब सेम फेज रहेगा, एक तरफ रहेगा तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा और एक अलग अलग रहेगा तो इंटेंसिटी बहुत घट जाएगा। वो डिपेंड करेगा कौन मजबूत है। जैसे ऐसे समझिए, अगर 5 + 7 हम बोलेंगे कितना होगा, 5 + 7 12, क्योंकि क्या है एक फेज में है। वही अगर हम बोल दें -5 + 7 अब कितना होगा 2, अलग अलग हो गया, घट गया, घटा ना, क्योंकि ये क्या हो गया अलग अलग फेज में, एगो नेगेटिव हो गया, एगो पॉजिटिव, एगो ऋणात्मक, एगो धनात्मक, इसलिए क्या हो गया इंटेंसिटी, रिजल्टेंट घट गया। लेकिन यहाँ सेम फेज में था तो रिजल्टेंट बढ़ गया। और इसमें किस पे डिपेंड हो गया, जो प्लस वाला ज़्यादा था इसलिए प्लस, माइनस वाला ज़्यादा था तो माइनस। उसी तरह हो सकता है ये नीचे से भी पार हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब एक ही कला में होगा तो बढ़ के क्या हो जाएगा इंटेंसिटी ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे समपोषी, और जब अलग अलग कला में होगा तो उसे विषमपोषी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद लिखिए ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। हाँ, ध्वनि का विवर्तन, अभी क्या लिखे थे व्यतिकरण, अब लिख रहे ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का विवर्तन, लिखिए ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य यानी तरंग लंबाई जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, ध्वनि का तरंग